हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल सेंसिबल फार्मासिस्ट। तो आज हम आपके लिए जो टॉपिक लेके आए हैं वो है आपका अस्थमा। बी फार्मा की अगर बात करें तो बी फार्मा के अंदर 6 सेमेस्टर के अंदर फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट चैप्टर है आपका एंटी एस्थमेटिक ड्रग्स या यूँ कहो अस्थमा। हालांकि इसका इस चीज़ से कोई लेना देना नहीं है कि आप बी फार्मा के स्टूडेंट हैं, नर्सिंग के स्टूडेंट्स हैं, आप डिप्लोमा इन फार्मेसी के स्टूडेंट हैं। ये सभी चीज़ों के लिए, सभी कोर्सेज के लिए इतना सुपरफिशियल है, इतना मोर देन एनफ है अगर आप इतना भी डिस्कस करते हो तो। चलो हम बात कर लेते हैं अस्थमा के बारे में। सबसे पहले हम एंटी एस्थमेटिक ड्रग्स को डिस्कस करने से पहले आपको अस्थमा के बारे में पता होना चाहिए कि अस्थमा वाकई में असल में है क्या। तो अस्थमा की जो शुरुआत है वो बहुत पुरानी है, बहुत टाइम से 1960 के टाइम पे इसे ज़्यादा प्रेवलेंस देखा गया था कि उस टाइम पे ज़्यादा फैल रहा था, हालांकि उससे भी पुराना है। तो अस्थमा जो वर्ड है, अस्थमा आया है आपके ग्रीक वर्ड से इसका जो है ओरिजिन हुआ है, जिसका मतलब होता है घुटन, दम घुटना। ठीक है, पांटिंग, PANTING, पांटिंग से इसका जो ग्रीक वर्ड के अंदर इसका मीनिंग होता है पांटिंग, जिसका मतलब है PANT मतलब घुटना, दम घुटना। ठीक है, तो वहाँ से इसका जो है ओरिजिन हुआ है। अगर हम डेटा की बात करें तो 2019 के अंदर ड्यूरिंग कोविड आने से थोड़ा सा पहले 2019 की अगर हम बात करें तो उस टाइम पे अप्रोक्सीमेटली, और ग्लोबली हम बात कर रहे हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, ठीक है, तो उस टाइम पे 267 मिलियन लोग जो इससे अफेक्ट थे। 267 मिलियन लोग इससे अफेक्ट देखे गए थे, जिसमें से 4,67,000 लोगों की डेथ हुई थी उस टाइम पे। पर ईयर का ये डेटा है। ठीक है, उस टाइम पे 2019 के अंदर 267 मिलियन लोग इससे अफेक्ट थे, जिसमें से 4,67,000 की डेथ हुई थी, हो चुकी थी तब तक अस्थमा से। तो ये इतनी जो है प्रोन डिजीज है। तो असल में अस्थमा के अंदर होता क्या है, जैसे इसका नाम से आपको पता चल रहा है कि इसका मतलब होता है दम घुटना। आपका दम घुटने लगता है। क्यों घुटता है, उसके पीछे अलग अलग रीजंस है जो हमने यहाँ पे डिस्कस की हैं। आपने अक्सर इसके बारे में सुना होगा कि जो अस्थमेटिक जो पेशेंट होते हैं उनको किसी पर्टिकुलर चीज़ से या किसी पर्टिकुलर जगह पे जाने से जो है उन्हें उनका दम घुटता है। अब यूँ कहो उस जगह पे वो पर्टिकुलर एलर्जन प्रेजेंट होता होगा जिससे उन्हें एलर्जी होती है, तो हम यूँ कह सकते हैं कि अस्थमा एक प्रकार का आपका एलर्जी है। ठीक है, जो किसी पर्टिकुलर टाइप ऑफ एलर्जन से होता है, डस्ट से हो सकता है, किसी पोलन ग्रेन से हो सकता है, किसी स्मेल से भी हो सकता है। तो आइए इसके बारे में डिस्कस करते हैं कि असल में अस्थमा है क्या। ये आपका फर्स्ट पार्ट रहेगा जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे जनरल इंट्रोडक्शन अस्थमा का, वो कितने टाइप का होता है, और दूसरा वो सारी ड्रग्स जिसके अंदर दी जाती है, यानी कि एंटी एस्थमेटिक्स ड्रग्स की क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो के अंदर पार्ट सेकंड के अंदर हम डिस्कस करेंगे मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। अगर उसमें टाइम बचता है आपका, अगर ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं होती है तो उसमें हम यूजेज, उन ड्रग्स के बारे में, यूजेज, ड्रग इंट्रैक्शन, वो सब पढ़ेंगे, वरना हम पार्ट 3 भी लेके आएंगे इस चैप्टर का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या है आपका अस्थमा? इट इज इम्पेयरमेंट ऑफ एयर फ्लो। एयर फ्लो का इंपेयरमेंट है, आपका एयर फ्लो नहीं हो पाता, लंग्स के अंदर एयर फ्लो अच्छे से नहीं हो पाता। क्यों? ड्यू टू ब्रोंकोस्पाज्म। ब्रोंकोस्पाज्म यानी कि जो आपकी मसल्स है, ब्रोंकाई की जो मसल्स है, लंग्स की जो मसल्स है, उनके अंदर कॉन्ट्रैक्शन हो जाती है। कॉन्ट्रैक्शन होने की वजह से आपका जो एयरवे वो संकुचित हो जाता है, सिकुड़ जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, एयरवे आपका ओपन नहीं रहता, यानी कि एयर अच्छे से ट्रांसफर नहीं हो पाती, आगे की तरफ नहीं बढ़ पाती। दूसरा म्यूकोसल एडिमा, ओडिमा हो सकता है, यानी कि सूजन हो सकती है। किस वजह से हो सकती है? म्यूकस की वजह से होती है। म्यूकस का सिक्रीशन बढ़ जाता है, देखो लिखा हुआ ना, एंड इंक्रीज म्यूकस सिक्रीशन। अभी म्यूकस सिक्रीशन क्यों बढ़ता है? अब आपको भी पता है हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो किस प्रकार से काम करती है कि जब भी हमारी बॉडी के अंदर कोई भी फॉरेन पार्टिकल एंटर करता है तो हमारी जो इम्यून सिस्टम वो क्या चाहेगा कि उस फॉरेन पार्टिकल को हम बाहर निकाले, एक्सपेल्ड करें। तो इस वजह से क्या करता है, म्यूकस को सिक्रीट किया जाता है कि उसके साथ वो जो है बाहर एक्सपेल्ड हो जाए। ठीक है, तो इस वजह से क्या होगा, म्यूकस का सिक्रीशन बढ़ जाएगा। सो देयर इज एन इन्फ्लेमेशन एंड हाइपर रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ एयरवे। ये सब हो गया। एक तो आपकी लंग्स की या फिर यूं कहो ब्रोंकाई की जो मसल्स थी वो संकुचित हो गई, तो एरिया वैसे भी कम हो गया। म्यूकोसल ओडिमा, आपका जो एयरवे था, जो पाइप था जिससे आप सांस लेते हो, श्वास नली की जो बात कर रहे हैं, उसके अंदर एडिमा होगा, सूजन होगा। अंदर की तरफ अगर सूजन हुई तो क्या हुआ, आपके श्वास नली का जो साइज था वो कम हो गया, जिस वजह से आप सांस लेने में कठिनाई होगी। दूसरा, इंक्रीज म्यूकस सिक्रीशन, और जब म्यूकस का सिक्रीशन बढ़ेगा तो वो भी कहाँ डिपॉजिट होगा, अंदर की तरफ ही डिपॉजिट होगा। तो इससे अल्टीमेटली हो क्या रहा है, तो आपको जो पास होने का लिए जो जगह थी हवा के लिए, ऑक्सीजन के लिए, एयर के लिए जो पास होने की जगह थी वो कम हो गई। सो देयर इज एन इन्फ्लेमेशन, इन्फ्लेम होगा वो एरिया, एंड हाइपर रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ एयरवे। वो एयरवे का क्या है, हाइपर रिस्पॉन्सिवनेस है। मैंने आपको बता दिया, हाइपर रिस्पॉन्सिवनेस मतलब हमारी इम्यूनिटी हाइपर रिस्पॉन्स कर रही है, ज्यादा रिस्पॉन्स कर रही है उस एलर्जन को हमारी बॉडी से बाहर एक्सपायर्ड आउट करने के लिए। ठीक है, तो एक प्रकार की इम्यूनिटी का ये की वजह से ये हो रहा है, ये मान सकते हैं हम। क्यों होता है? ड्यू टू मेनली ड्यू टू मीडिएटर्स। अब क्या होते हैं, मीडिएटर्स रिलीज होते हैं। मीडिएटर्स कौन कौन से होंगे हमारे? हिस्टामिन, 5-HT या सेरोटोनिन का उसे, प्रोस्टाग्लैंडिन्स और ल्यूकोट्राइन्स एक्सेट्रा, ये हमारे क्या हो सकते हैं, उसमें मीडिएटर्स हो सकते हैं। अभी असल में मीडिएटर्स है क्या, तो एक बार थोड़ा सा ना, जैसे मैंने आपको बताया कि क्या एक प्रकार की एलर्जी है, तो थोड़ा सा एक बार एलर्जी को हम अलग से थोड़ा हल्के से एक फ्लो चार्ट के रूप में देख लेते हैं कि असल में होता क्या है। देखो, जब आपकी बॉडी में क्या करते हैं, एलर्जन एंटर करते हैं। ठीक है, जब आपकी बॉडी के अंदर एलर्जन एंटर करते हैं तो क्या करेंगे, हमारी बॉडी क्या करेगी, उसके रिस्पॉन्स में एंटीबॉडी को सिक्रीट करेगी। ठीक है, एंटीबॉडी सिक्रीशन बढ़ जाएगा या एंटीबॉडी सिक्रीट होंगी, ये होगा हमारी एंटीबॉडीज। एंटीबॉडी किस प्रकार की शेप हो गई,
तो एलर्जन से बाइंड हो जाएंगे हमारी एंटीबॉडी, तो ये हो गया हमारा एंटीजन एंड एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स। अब ये कॉम्प्लेक्स क्या करेगा, ये जाके बाइंड कर जाएगा हमारी मास्ट सेल से, ठीक है, मास्ट सेल से आपकी बाइंड कर जाएगा। देखो दो चीज़ें होती हैं, एक तो होता है कि आपकी एंटीबॉडी फ्रीली घूम रही हो तब उसके जो है एंटीजन आके बाइंड हो। कुछ हमारी एंटीबॉडी किस प्रकार की होती है, जो हमारी मास्ट सेल से ऑलरेडी अटैच होती है, वहाँ आके आपका एलर्जन या यूँ को आपका एंटीजन आके बाइंड होता है। तो इसके अंदर आपकी जो एंटीबॉडी है वो पहले से ही आपकी मास्ट सेल से अटैच रहती है, एलर्जन आके या एंटीजन आके इससे बाइंड होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आके आपके एलर्जन बाइंड होंगे। जैसे एलर्जन या यूँ को एंटीजन बाइंड होंगे, वो क्या करा देगा, मास्ट सेल का डीग्रेनुलेशन करा देगा। डीग्रेनुलेशन यानी कि रप्चर हो जाएगी और इससे जो ग्रेनुलेशन चाहिए बाहर आ जाएंगे, डीग्रेनुलेशन। यही होता है हमारा क्या, मीडिएटर्स। ये सारे मीडिएटर्स यहाँ से अंदर से रिलीज हो जाएंगे। और मीडिएटर्स कौन कौन से आपके, चाहे आपका हिस्टामिन हो या आपका 5-HT हो, प्रोस्टाग्लैंडिन्स हो, ल्यूकोट्राइन्स हो, ये सारे के सारे क्या हैं आपके मीडिएटर्स हैं। ये रिलीज होने की वजह से क्या कॉज करते हैं, आपकी एलर्जी कॉज करते हैं। और इसके अंदर जो एंटीबॉडी इन्वॉल्व होती है वो हमारी कौन सी होती है, IgE टाइप, ठीक है। तो उसमें आप जब क्लासिफिकेशन में पढ़ोगे आगे देखे थे, तो हम क्या करेंगे, एक तो IgE का एंटागोनिस्ट देंगे, दूसरा मास्ट को स्टेबलाइज करने के लिए, मास्ट सेल को स्टेबलाइज करें कि ये रप्चर ना हो, तो वो ड्रग्स भी दी जाती हैं, ठीक है। तो इसको आप इतना समझे अब तक कि एलर्जी जनरली होती क्या है। एलर्जी जैसे एलर्जन या फिर एंटीजन आपकी बॉडी में एंटर करता है, एंटीजन से बाइंड करता है, सॉरी एंटीबॉडी से बाइंड करता है, वो बनाता है एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स। अब वो कॉम्प्लेक्स बाइंड करता है आपकी मास्ट सेल से, जिसकी वजह से मास्ट सेल क्या हो जाता है, डीग्रेनुलेशन यानी कि रप्चर हो जाता है। रप्चर होने की वजह से क्या होगा, उसके अंदर जो भी मीडिएटर्स थे सारे रिलीज होंगे, और वो मीडिएटर्स क्या कॉज करते हैं, आपके एलर्जी कॉज करते हैं, इन्फ्लेमेशन कॉज करते हैं, ठीक है। तो इसी प्रकार का हमारा क्या है, ये अस्थमा के अंदर ऐसा होता है। जब ब्रोंकाई के अंदर, एयरवे के अंदर ऐसा होने लगे तो वो आपका अस्थमा बन जाता है। अब देखते हैं टाइप कौन कौन से होते हैं इसके अस्थमा के अंदर। सबसे पहला आपका एक्यूट क्रोनिक। एक्यूट का मतलब जो ज़्यादा पुराना ना हो, क्रोनिक होता है पुराना, ठीक है। एक्यूट, क्रोनिक एंड स्टेटस अस्थमेटिकस क्या होते हैं, देखो एक्यूट के अंदर क्या होगा, एपिसोड्स ऑफ डिस्पनिया विद एक्सपायरेटरी विजिंग। डिस्पनिया यानी कि आपकी शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ होगी, दम एक प्रकार का घुट रहा, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ होगी विद एक्सपायरेटरी विजिंग। जब आप एयर को एक्सपायर करोगे तब आपकी उस एयर के एक्सपायर होने के बाद क्या होगी, आवाज़ें आएंगी, आवाज़ निकलती है, ठीक है। क्रोनिक में क्या होता है, कंटिन्यूस वीजिंग, क्योंकि पुराना हो रहा है तो जो वीजिंग है वो कंटिन्यूस रहती है, इसकी आदत सी लग जाती है लोगों को, ये नॉर्मल लेने लगते हैं लोग कि इंस्पायर करो एक्सपायर करो तब भी आपकी आवाज़ आती है। एयर को आप एक्सपायर करो तब भी, इंस्पायर कर रहे हो तब भी और एक्सपायर कर रहे हो तब भी। एंड ब्रेथलेसनेस, कई बार क्या होता है आपकी ब्रेथलेसनेस, सांस आना ही बंद हो जाती है ऐसे में। तो और इसमें होता है क्या है, म्यूकस एक्सपेल्सन, एक्सेसिव में होता है, म्यूकस जो एक्सेस में सिक्रीट होने लगता है। तो ये था आपका क्रोनिक। एक्यूट जो थोड़ा कम पुराना हो, क्रोनिक जो ज़्यादा पुराना होता है। थर्ड टाइप आता है आपका स्टेटस अस्थमेटिकस। ये मोर सीवियर अस्थमा हो जाता है, क्रोनिक का ही एक टाइप है लेकिन कैसा होता है, मोर सीवियर होता है। अटैक प्रोलॉन्ग, ज़्यादा लंबे समय तक खांसी आती है, बहुत ज़्यादा लंबा अटैक हो सकता है विद सीवियर वीजिंग, और सीवियर इसके अंदर जो आपका अस्थमा का अटैक आता है। तो तीन टाइप के होते हैं आपके, एक्यूट, क्रोनिक एंड स्टेटस अस्थमेटिकस। जो इसके लिए जो रिगार्डिंग डेटा है वो आप उठा सकते हो कहीं से, विकीपीडिया से या किसी भी जनरल बुक से। इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने आपको बता दी है कि जनरल इंट्रोडक्शन की अस्थमा का असल में होता क्या है, ये आपकी पैथोलॉजी होती है अस्थमा की या यूँ कहूँ एलर्जी की। अब बात करते हैं ड्रग्स की। सबसे पहले हम देखते हैं एंटी अस्थमेटिक्स की क्लासिफिकेशन। अलग अलग कैटेगरी के अंदर हमने इसको डिवाइड किया है। सबसे पहली कैटेगरी हमारी क्या है, ब्रोंकियोडायलेटर्स। अब देखो हुआ क्या, आपकी जो ब्रोंकाई है वो संकुचित हो गई, हमें क्या करना है, उन्हें डायलेट करना है ना, डायलेट करना। तो हम क्या देंगे, ब्रोंकियोडायलेटर्स, जो उन्हें डायलेट कर दे। तो ब्रोंकियोडायलेटर में तीन कैटेगरी हमारी, ए सिंपैथोमाइमेटिक, मिथाइलजेंथिन एंड एंटीकोलिनर्जिक। जब हमने सिंपैथोमाइमेटिक और पैरासिम्पैथोमाइमेटिक पढ़ा था उस टाइम पे भी मैंने आपको बताया था कि सिंपैथोमाइमेटिक क्या करते हैं, आपकी इसको डायलेट करते हैं, ब्रोंकाई को डायलेट करते हैं। तो सिंपैथोमाइमेटिक के अंदर सबसे पहला आपका सेलेक्टिव बीटा 2 एगोनिस्ट। अब सिंपैथोमाइमेटिक के अंदर भी आपने दो टाइप के रिसेप्टर पढ़े थे, अल्फा और बीटा। अल्फा के दो टाइप थे, अल्फा 1 एंड अल्फा 2। इसी प्रकार बीटा के तीन थे, बीटा 1, बीटा 2 एंड बीटा 3। तो स्पेसिफिकली बीटा 2 कहाँ एक्ट करता था, आपके लंग्स के ऊपर। तो हम क्या करेंगे, बीटा 2 का एगोनिस्ट देंगे जो उस रिसेप्टर को क्या करे, बढ़ावा दे, उस रिसेप्टर की फंक्शनिंग को इंक्रीज करे। सेलेक्टिव इसलिए क्योंकि वो सिर्फ बीटा 2 पे काम करेगा। तो सबसे पहला आ गया आपका सेलेक्टिव बीटा 2 एगोनिस्ट, ठीक है। सबसे पहले कैटेगरी आपकी सिंपैथोमाइमेटिक की रहेगी, सेलेक्टिव बीटा 2। इसके अंदर आपके ड्रग्स कौन सी हैं, साल्ब्यूटामोल एंड टर्ब्यूटालिन। ये कैसी रहेंगी, शॉर्ट एक्टिंग। ये दोनों ड्रग्स कैसे रहेंगे आपकी, शॉर्ट एक्टिंग, साल्ब्यूटामोल एंड टर्ब्यूटालिन। जैसे इसको आप ऐसे याद कर सकते हो, शॉर्ट एक्टिंग यानी कि SHORT, एस पे स्टार्ट होता है और टी पे खत्म होता है, यानी कि एस मतलब साल्ब्यूटामोल और टी मतलब टर्ब्यूटालिन। ये रहेंगी आपकी शॉर्ट एक्टिंग। उसके बाद इसके अलावा है बेम्ब्यूटेरोल, साल्मेट्रोल एंड फॉर्मेट्रोल। ये कैसी रहेंगी आपकी, लॉन्ग एक्टिंग, यानी कि शॉर्ट एक्टिंग के अलावा जो बीटा 2 एगोनिस्ट बच गई हो तो आपकी क्या रहेंगी, लॉन्ग एक्टिंग रहेंगी, ठीक है। तो ये था सिंपैथोमाइमेटिक का सेलेक्टिव। एक और इसके अंदर कैटेगरी आती है नॉन सेलेक्टिव है। तो नॉन सेलेक्टिव में आपका क्या आता है, एड्रेनलिन। सिंपल एड्रेनलिन दे सकते हो आप। एड्रेनलिन तो ऐसा है, आप किसी भी
एलर्जी के अंदर दे सकते हो, खासकर जब आपकी एलर्जी बहुत ज़्यादा हो, यानी कि एनाफाइलेक्टिक शॉक तक चली जाए, तो तब भी आप दे सकते हो क्या, एड्रेनालिन दिया जाता है। क्या रेशो होता है इसका, 1:1000 रेशो में दिया जाता है। उसके बाद बात करते हैं सेकंड कैटेगरी की, फर्स्ट कैटेगरी की, जो सेकंड क्लास है मिथाइल ज़ैंथीन। इसके अंदर आते हैं आपकी सारी की सारी फाइलिन, थियोफाइलिन, अमाइनोफाइलिन, इटोफाइलिन एंड डॉक्सोफाइलिन। ठीक है, इसको सिंपली आप याद कर लोगे। थर्ड आती है आपकी एंटी कोलिनर्जिक्स। आपको याद होगा कि कोलिनर्जिक्स ड्रग्स कभी भी नहीं दी जाती। जब हमने सिंपैथोमाइमेटिक और पैरासिम्पैथोमाइमेटिक वाला चैप्टर्स किए थे, तब भी हमने डिस्कस किया था कि कोलिनर्जिक्स क्या होती है, कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होती है अस्थमा के अंदर। किसी भी पेशेंट को अगर अस्थमा है तो उसे हम कोलिनर्जिक्स ड्रग्स नहीं देते हैं, क्योंकि वो क्या, कोलिनर्जिक्स क्या करती है, बढ़ावा देती है अस्थमा को। तो एंटी कोलिनर्जिक्स क्या करेंगी, ट्रीट कर देंगे उसे। ठीक है, तो एंटी कोलिनर्जिक्स में आ गया आपकी इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड एंड टायट्रोपियम ब्रोमाइड। ठीक है, ये 2 ड्रग्स रहेंगे आपके एंटी कोलिनर्जिक्स, जो आपकी ब्रोंकियोडायलेटर्स का काम करेगी। ये थी आपकी फर्स्ट कैटेगरी ब्रोंकियोडायलेटर्स। तो ये सारी की सारी क्या है आपकी, ब्रोंकियोडायलेटर। उसका सेकंड कैटेगरी आपकी ल्यूकोट्राइन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट। अब आपको ही पता था कि मीडिएटर्स रिलीज हो रहे हैं, जिसमें से एक क्या था आपका, ल्यूकोट्राइन। ये मीडिएटर्स जब रिलीज हो रहे थे तो क्या कोज कर रहे थे, एलर्जी। अगर हम इन मीडिएटर्स के रिसेप्टर को एंटागोनाइज कर दें, यानी कि जब ये मीडिएटर अपने रिसेप्टर से बाइंड होकर एलर्जी कोज करेंगे, हम उस रिसेप्टर को एंटागोनाइज कर देते हैं, तो उसकी एक क्लास आती है आपकी ल्यूकोट्राइन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट। हम ल्यूकोट्राइन को क्या कर देंगे, उसके रिसेप्टर को एंटागोनाइज कर देंगे। जब ल्यूकोट्राइन जब अपने रिसेप्टर से बाइंड होना था, हमने उस रिसेप्टर को क्या कर दिया, पहले से ही ऑक्यूपाई कर दिया एंटागोनिस्ट की वजह से, तो ल्यूकोट्राइन बाइंड कर नहीं पाएगा। और ल्यूकोट्राइन क्या था, एक मीडिएटर था। जब ल्यूकोट्राइन बाइंड नहीं कर पाएगा, यानी कि मीडिएटर बाइंड नहीं कर पाएगा, तो उसकी वजह से एलर्जी भी नहीं कोज होगी। तो दूसरी आपकी क्लास आती है ल्यूकोट्राइन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट। इसके जो ड्रग्स हैं आपकी कौन सी है, ज़ेफिरलुकास्ट, मोंटेलुकास्ट, कई बार आपने नाम सुना होगा, ज़ेल्यूटोन। ठीक है, ये तीनों ड्रग्स रहेंगे आपकी ल्यूकोट्राइन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट की। थर्ड कैटेगरी आती है आपकी मास्ट सेल स्टेबलाइजर। मैंने आपको बताया था कि जो आपकी मास्ट सेल है, जब इससे आपका एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बाइंड होता है तो क्या होती है, डीग्रेनुलेट कर जाती है, आपकी रप्चर कर जाती है, यानी कि आपकी स्टेबल नहीं रही ना मास्ट सेल। अगर हम मास्ट सेल को स्टेबल कर दें, यानी कि रप्चर ही ना हो, तो ये सारे मीडिएटर्स रिलीज भी नहीं होंगे और एलर्जी भी नहीं होगी। तो वो ड्रग्स जो आपकी मास्ट सेल को स्टेबलाइज करने के लिए दी जाती हैं, वो कौन सी हैं, सोडियम क्रोमोग्लाइगेट एंड कीटोटिफेन। ये ड्रग्स दी जाती हैं एज ए मास्ट सेल स्टेबलाइजर। उसके बाद आपके ग्लूकोकोर्टिकोइड, इनको ऐसे याद करना है, बस 2 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। इनहेल्ड, जो इनहेल करके दिए जाते हैं, सिस्टमिक डाइट, यानी कि जो इंजेक्ट किए जाते हैं आपके ब्लड के अंदर। इनहेल्ड में आ गया आपके बैक्लोमेथासोन, ब्यूडेसोनाइड, फ्लूटिसोन एंड सिक्लेसोनाइड। सिस्टमिक में रहेंगे आपके हाइड्रोकोर्टिसोन, प्रेडनिसोलोन एंड मिथाइल प्रेडनिसोलोन। जैसे मैंने बताया था कि एनाफाइलेक्टिक शॉक के अंदर जो ट्रीटमेंट दिया जाता है, जनरली सबसे पहले क्या दिया जाता है, एड्रेनालिन का रेशो दिया जाता है 1:1000। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, कंपिटेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। एड्रेनालिन या फिर हाइड्रोकोर्टिसोन, इन दोनों में से आप कोई भी दे सकते हो। जनरली पेनिसिलिन, आगे हम पढ़ेंगे, पेनिसिलिन आपकी एक एंटीबायोटिक है, तो बहुत से लोगों को पेनिसिलिन से क्या होती है, एलर्जी होती है। तो ऐसे केस में अगर एनाफाइलेक्टिक शॉक आता है, सीवियर एलर्जी होती है, तो या तो हम एड्रेनालिन देते हैं या फिर हाइड्रोकोर्टिसोन देते हैं। ये रहेंगे आपके सिस्टमिक ग्लूकोकोर्टिकोइड। और आपकी लास्ट का जो कैटेगरी है वो आपकी एंटी आईजीई मोनोक्लोनल एंटीबॉडी। ये जो आपकी एंटीबॉडी है यहाँ पे कौन सी है, आईजीई टाइप, हम इसके भी एंटी दे देंगे, एंटीबॉडी। तो क्या करेगी वो, इस एंटीबॉडी को एंटीजन से बाइंड नहीं होने देगी, यानी कि ये सारा कॉम्प्लेक्स फॉर्म नहीं होगा। कॉम्प्लेक्स फॉर्म नहीं होगा तो आगे की सारी प्रोसेस रुक जाएगी। तो वो कौन सी है ड्रग आपकी, ओमेलिजुमैब। इसको मैंने स्टार मार्क किया क्योंकि इसको बहुत बार पूछा गया है इस क्वेश्चन को जीपैट के अंदर, कि कौन सी ड्रग है जो आपकी एंटी आईजी मोनोक्लोनल एंटीबॉडी का काम करती है अस्थमा के अंदर। तो आपकी कौन सी है वो, ओमेलिजुमैब। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका जीपैट या कोई भी एग्जाम होता है आपका एमसीक्यू बेस, उसके लिए ज़्यादा ये पूछा जाता है। अस्थमा की जो क्लासिफिकेशन है, अकेले क्लासिफिकेशन ही बहुत सारे क्वेश्चन कैरी करती है कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, आप जो आपके सेमेस्टर एग्जाम्स होते हैं उसके अंदर आपको जो याद रहेगा क्लासिफिकेशन से लिख दिया, जो नहीं रहा वो नहीं लिखा। लेकिन इसे पूरे को याद करना इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि इसमें ड्रग से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, आपके इनहेल्ड और सिस्टमिक पूछ लिया, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इनहेल्ड ग्लूकोकोर्टिकोइड या फिर सिस्टमिक ग्लूकोकोर्टिकोइड। एक तो मैंने आपको बता दिया ओमेलिजुमैब। मास्ट सेल स्टेबलाइजर के भी पूछे जाते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मास्ट सेल स्टेबलाइजर। तो 2 ही होते हैं, सोडियम क्रोमोग्लाइगेट और कीटोटिफेन। तो इनको इसी प्रकार से याद करना आपके लिए ज़रूरी हो जाता है। तो ये था आपका फर्स्ट पार्ट एंटीएस्थमेटिक्स का। इसमें हमने डिस्कस किया जनरल इंट्रोडक्शन और इनकी क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम डिस्कस करेंगे इन सभी ड्रग्स का मैकेनिज्म। समय हमारे पास बचता है तो हम ड्रग की इंटरेक्शन और उनके यूजेस भी देख लेंगे। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट पार्ट जरूर देखना।